इस फिल्म की कहानी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। इसमें महानता की प्रतिमूर्ति सम्राट पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवन को वर्णित किया गया है। फिल्म में उनकी वीरता एवं संघर्ष के साथ ही संयोगिता के साथ उनके प्रेम और विवाह को बड़ी खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। फिल्म में तराइन के युद्ध को दिखाया गया है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को शिकस्त दी थी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना भाग खड़ी हुई थी। फिल्म दिखाती है कि मोहम्मद गोरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कैसे हराया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक महान राजा के जोश, जुनून और संघर्ष की असली कहानी है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने इस कहानी में इमोशन और रोमांस के साथ इस फिल्म को पर्दे पर बड़े मनोरंजक तरीके से उतारा है। इस मूवी की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा, मानुषी छिल्लर, मनोज जोशी और साक्षी तंवर, और इसको IMDb पर 6.8/10 मिला है। और क्या क्या है इस मूवी में जानेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को पकड़कर अपने दरबार में लेके आता है, और हम देखते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी हैं और अब वह पृथ्वीराज चौहान कुछ भी देख पाने में असमर्थ हैं। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के सामने 2 शेरों को छोड़ दिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान के सामने एक फरसा डालकर कहा जाता है कि शेरों की आवाज़ से उनको मारकर दिखाओ। यहाँ काफ़ी फाइट के बाद पृथ्वीराज चौहान शेरों को मारने में सफल होते हैं, परंतु वो खुद भी बहुत घायल हो जाते हैं और उनको वैद्य के पास लाया जाता है। अब सीन कुछ साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के लिए एक प्रेम पत्र लिख रही है और पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता से बहुत प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम केवल लेटर्स में ही चल रहा है। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में मोहम्मद गौरी का भाई मीर हुसैन आता है और वह पृथ्वीराज चौहान से शरण चाहता है। गौरी मीर हुसैन को मारना चाहता है क्योंकि मीर हुसैन ने गौरी की रखेल चित्रलेखा से भागकर शादी कर ली है। यहाँ भी सब लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ये सब सुनकर पृथ्वीराज चौहान के काका मीर हुसैन को शरण देने से मना करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उनकी बात को न मानकर मीर हुसैन को शरण दे देते हैं। ये जानकर मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को पृथ्वीराज चौहान के पास संदेश देकर भेजता है। कहता है कि मीर हुसैन को गौरी को सौंप दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान कह देते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं, और आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराते हैं और हार जाने के बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को कैद कर लिया जाता है। फिर उसे कैद में रखने के बाद पृथ्वीराज चौहान की सभा में लाया जाता है, जहां पर सारे सभासद और खास करके पृथ्वीराज चौहान के काका पृथ्वीराज चौहान को समझाते हैं कि मोहम्मद गौरी को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि मार देना चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज उन सब की बात को अनसुना कर देते हैं और फिर सभा में मोहम्मद गौरी को बुलाया जाता है और पृथ्वीराज चौहान उससे हंसते हुए कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इस पर मोहम्मद गौरी कहता है कि तुम मुझे माफ़ मत करो, मुझे मौत दे दो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं आगे चलकर तुमसे बदला लूँगा और तुम्हें ज़रूर मार दूँगा। जिस पर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, जाओ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को आज़ाद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कन्नौज के राजा जयचंद, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन उन्हें अपने महामंत्री के जरिए पता चलता है कि दिल्ली की कुर्सी पर अब पृथ्वीराज चौहान को मिल गई है, जिससे वह बहुत ही गुस्सा होता है। ये वही जयचंद है जिनकी बेटी है संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की सभा में अपने आदमी को संदेश लेकर भेजते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि उनके राजा चाहते हैं कि पृथ्वीराज उनके सामने झुक जाएं और दिल्ली का राज्य जयचंद को दे दें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह कन्नौज के राजा आपसे युद्ध करेंगे, पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। जिस पर पृथ्वीराज चौहान की सभा में जितने भी लोग बैठे होते हैं और उनके काका, सबको गुस्सा आता है। इसके जवाब में पृथ्वीराज चौहान भी यही कहते हैं कि जाकर अपने राजा से कह दो कि उन्हें मैं कुछ भी नहीं दूंगा और उनसे युद्ध करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। जब ये बात जयचंद को पता चलती है तो पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बात नहीं मानी है, तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी काफ़ी बेइज्जती हुई है। इस पर राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखते हैं और साथ में पृथ्वीराज चौहान के जितने भी मित्र और शत्रु हैं उन सभी को उस स्वयंवर में आमंत्रित करते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को वहाँ नहीं बुलाया जाता, बल्कि पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाकर उस राज दरबार के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है, ताकि वहाँ जितने भी लोग आएँ उनको लगे कि पृथ्वीराज चौहान इस दरबार के दरबान हैं और उनका उपवास हो सके। अब जब ये बात संयोगिता को पता लगती है कि पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाकर दरबारियों के पास खड़ा किया गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपने पिता से कहती है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे महान इंसान का पुतला मंदिरों में होना चाहिए और आप उन्हें पुतला बनाकर दरबारियों के बीच खड़ा कर रहे हैं।
तो इस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारा पृथ्वीराज से क्या लेना देना, वो मेरा शत्रु है, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया है। इस सवाल के जवाब में संयोगिता कहती है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और अगर मेरी शादी अगर किसी से होगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से ही होगी। यह कहकर संयोगिता वहाँ से चली जाती है। लेकिन यह बात सुनकर जयचंद बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि संयोगिता का स्वयंवर वाला दिन है और यहाँ बहुत सारे राजकुमार संयोगिता से शादी करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन सभा में संयोगिता अपने पिता और सभी राजकुमारों के सामने कहती है कि वो शादी करेगी तो केवल और केवल पृथ्वीराज चौहान के साथ ही करेगी और किसी से नहीं। इसके बाद वह जाकर पृथ्वीराज चौहान के पुतले को वरमाला पहना देती है और भरी सभा में कहती है मैंने पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान लिया है। यह देखकर उसके पिता जयचंद को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ आते हैं और कन्नौज के राजा और सभी लोगों के सामने संयोगिता को अपनी पत्नी स्वीकार करके वहाँ से घोड़े पर ले जाते हैं। यह देखकर कन्नौज के राजा जयचंद को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें लगता है कि अब तो उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है और इस अपमान का बदला लेने के लिए वह गुस्से में अपने सेनापति को पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर हमला करने का आदेश देता है। जयचंद की सेना गौनपुर किले में जो पृथ्वीराज चौहान के राज्य में आता था उस पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नी संयोगिता के साथ पूजा करने के लिए कुछ दिनों के लिए वहाँ से बाहर चले जाते हैं, यानी कि वो अब अपने राज्य में नहीं है। वहाँ पर उनके काका और बाकी लोग थे, इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि गौरपुर के किले पर हमला हुआ है तो वह लोग अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बिना ही जंग लड़ने चले जाते हैं। इस युद्ध में काका की जान चली जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चलती है कि उनके काका वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, मीन्स इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको बहुत क्रोध आता है। इस पर वह कन्नौज पर हमला करके युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयचंद अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक सौदागर को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ मोहम्मद गौरी के पास जाओ और उनसे कहो उन्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस बदले में वह पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मेरे सामने लेकर आए। फिल्म में हम आगे देखते हैं कि सौदागर मोहम्मद गौरी के पास जाता है और कहता है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने उसे भेजा है। जयचंद की संदेश मोहम्मद गौरी को मिलता है। मोहम्मद गौरी इस सौदे को कबूल कर लेता क्योंकि वह एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। एक तरफ वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता है अपनी हार का और दूसरी तरफ वो दिल्ली की कुर्सी को भी प्राप्त करना चाहता है। अब मोहम्मद गौरी अपने आदमियों के जरिए पृथ्वीराज चौहान के यहाँ जंग का ऐलान कर देता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और जंग पर जाने के से पहले पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नी संयोगिता से कहते हैं कि जब मैं वापस जंग से आऊँगा तो दिल्ली की गद्दी पर तुम्हारा राज होगा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच वापस से युद्ध होता है। युद्ध बहुत लंबा चलता है, इसलिए दोनों पक्ष अपने अपने खेमे में रात को आराम करते हैं। तभी इसी बीच मोहम्मद गौरी रात में पृथ्वीराज चौहान के खेमे में जाकर चुपचे से उसमें आग लगवा देता है और धोखे से पृथ्वीराज चौहान और उसके कुछ आदमियों को बंधक बना लेता है। और जब यह बात दिल्ली में संयोगिता को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया है और मोहम्मद गौरी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो संयोगिता अपने सम्मान और महिलाओं के सम्मान के लिए जौहर का निर्णय करती है। इसमें जितनी भी महिलाएँ हैं वो सभी आग में कूद कर अपनी जान दे देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गौरी पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं दे रहा है। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी गई हैं। यहाँ चंद्रवरदाई गौरी से कहता है अगर तुम्हें वाकई पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को देखना है तो देखें कि वह बिना देखे किसी भी शत्रु को केवल सुनकर कैसे मिटा सकते हैं। ये देखने के लिए गौरी अगले दिन पृथ्वीराज चौहान के सामने दो शेरों को छोड़ता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान दोनों शेरों को मारने में सफल होते हैं पर खुद भी घायल हो जाते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान गौरी को चुनौती देते हैं कि अगर वह सच में बहादुर है तो पृथ्वीराज चौहान के सामने आए और उनका सामना करे। अब अगले दिन गौरी पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के पास केवल एक तीर है और सामने मोहम्मद गौरी अपने घोड़े पर एक भाले के साथ है और साइड में चंद्रवरदाई अपनी कविताओं से पृथ्वीराज चौहान को गौरी की लोकेशन बता रहे हैं। जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पृथ्वीराज चौहान उसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाकर तीर चलाते हैं, जो गौरी की सीधे गर्दन पर जाकर लगता है। वो घोड़े से गिरकर वहीं ढेर हो जाता है। यह देखकर मोहम्मद गौरी के सैनिक चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान पर तीर बरसा देते हैं, जिसमें वो दोनों ही वहीं पर मारे जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग पृथ्वीराज चौहान की वीरता का सम्मान करते दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।